क्षमा तो है ही नहीं भैया, आप हमारे पूरक को हम कैसे क्षमा आपसे दें? हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग में जब काम करते थे यूपी में, तो हम लोगों ने एक तरीका निकाला था। जैसे कोई भी कोई प्रेजेंटेशन जब करता है तो लास्ट में क्या बोलता है, या शुरू में ही बोल देता है, मैं आपके सामने प्रस्तुति देने जा रहा हूँ, मेरी गलतियों को ऐसा बोलते हैं। हम लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया था, मतलब मैंने ही किया था, मेरा ही प्रस्ताव था कि हम लोग कहते थे कि हम आपके सामने प्रस्तुति देने जा रहे हैं, अगर इसमें कोई गलती होगी तो क्षमा मत करिएगा, हमें बता दीजिएगा। तभी तो आगे हम करेक्शन करेंगे, नहीं तो आप बताए ही नहीं, क्षमा कर दिए, तो फिर हम आगे कैसे सुधार करेंगे? तो हम लोगों ने उसमें करेक्शन कर दिया। ये जो प्रस्तुति हुई, इसमें जो गलती हुई है, उस गलती को क्षमा मत करिए। उस समय क्षमा का अर्थ मुझे भी नहीं पता था, मत करिएगा, मुझे गलती बता दीजिए। इसे कोई प्रोजेक्ट किया है? हाँ। अच्छा, ये मैंने लिखा, उन्होंने लिखा और वो लिख रही थी अभी तक। तो बिना देखे लिख ले रहा है ना? हाँ। बस तो फिर से लिखो। ठीक है। तो क्या होता है कि जीवन क्रिया हमारे अंदर पहचान में तभी आती है कि जब हमको बिना देखे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे मूल्य भी सारे जो 30 मूल्य हैं, वो बिना देखे भी हम लिख सकते हैं। तो हम धीरे, क्योंकि अध्ययन में उपलब्धि मनन पूर्वक ही होती है। अध्ययन में उपलब्धि मनन पूर्वक होती है। अध्ययन की प्रक्रिया जो है वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, यही क्रिया है, इसी को बोलते हैं अध्ययन की प्रक्रिया। अध्ययन प्रक्रिया। अध्ययन किस चीज का करना है? अस्तित्व, जीवन और आचरण। आचरण को बोलते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण, अस्तित्व दर्शन। यही 3 का अध्ययन करना। अध्ययन की वस्तु इतना ही है, ज्यादा बड़ा कोर्स है ही नहीं, बहुत छोटा सा कोर्स है। अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण, इसका अध्ययन करना। इसकी प्रक्रिया क्या है कि पहले श्रवण इसका पहला चरण है। लिसनिंग, सुनना। सुनना ये पहला चरण। सुनते हैं मतलब पढ़ भी रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, पढ़ते भी हैं तो सुनना ही है। और मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भी सुनना है। वीडियो देख रहे हैं तो भी सुनना ही कर रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं तो सुनना, उसको नाम दिया, ये भी सुन रहे हैं। तो श्रवण ही पहली प्रक्रिया है। जब हम सुनते हैं तो उसमें से निष्कर्ष हमारे में रुक जाते हैं, कुछ वो मेरे अंदर चलते रहते हैं, प्रोसेस में आ जाते हैं। उसको मनन बोलते हैं। मनन का मतलब ये हुआ कि मन वृत्ति तक, मन वृत्ति में वो चलता रहता है, तुलन में आता रहता है, तो तुलन आस्वादन इतना तो चलता ही रहता है। आगे चल के यही साक्षात्कार भी हो जाएगा, बोध होगा, उसी को निधिध्यासन बोलते हैं। फिर हमको बच जाता है। सही तो यही है। अब हम उससे हिलते नहीं, यानी सत्य अब हमारे में समा गया, उसी को रितम भरा बोल रहे हैं। ऋतु भरा नहीं होता, रितम भरा। रितम भरा थोड़ा अलग अर्थ हो जाएगा। ऋतु माने होता है मौसम, ऋत यानी होता सत्य, एक मात्रा लगने से बिगड़ जाता है। तो ये पूरा अध्ययन की प्रक्रिया है। अध्ययन की वस्तु ये है, अध्ययन की प्रक्रिया ये। तो इसलिए हम जो कुछ भी सुन रहे हैं उसमें से हमको तो याद भी होना एक अच्छा काम है, मतलब याद हो जाना भी एक अच्छा काम है। अगर याद नहीं होता है तो कुछ निष्कर्ष तो हमारे पास होते हैं, वो हमारे में टिक जाते हैं, उसी को बोलते हैं, उन्हीं निष्कर्षों को बोलते हैं मनन में चला गया। तो मनन होता है। तो आप अब करेंगे क्या? अध्ययन करके क्या करेंगे? घर में बैठे थोड़ी रहेंगे, लाइट वाइट बंद करके एकदम कमरे में चुपचाप बोलेंगे जी मैं अध्ययन कर रहा हूँ।
तो 24 घंटे तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं किसी की स्थिति हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आदमी क्या करेगा, तो दो ही काम करता है, सुनते समय, श्रवण और मनन के समय दो ही काम आदमी करता है, कार्य करता है और व्यवहार करता है। करेगा तो यही, क्योंकि शरीर मिला है तो कार्य से क्या होता है, कार्य से कोई उत्पादन होता है। उत्पादन मतलब हमको वस्तुएं मिलती है, सामान मिलता है, ठीक है, इन्हीं को धन बोला गया है, सामान वस्तुओं को ही धन बोला गया है। तो कार्य से कोई उत्पादन हुआ, वस्तुएं मिली, उसी को धन बोला गया। तो धन किस लिए चाहिए, धन क्यों चाहिए, तो दो ही काम के लिए धन चाहिए। देखिए समझ में आता है तो हर चीज कितना सिमट जाता है। अभी हमको पता ही नहीं धन क्यों चाहिए, हम लगे हुए हैं किस लिए, धन कमाने में, क्यों चाहिए ये पता नहीं, इनके पास है इसलिए चाहिए, ये होना है इसलिए चाहिए। तो धन दो ही काम के लिए चाहिए होता है, एक तो मैं शरीर भी हूं, मतलब मेरा शरीर भी है, और शरीर मेरे भाषण से जिंदा नहीं रहेगा। मैं दिन भर बोलूं या आप दिन भर मुझे प्यार करें, उससे मेरा शरीर जिंदा नहीं रहेगा। तो शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर को खाना चाहिए, पीना चाहिए, ठीक है। पीना मतलब कह रहे हैं तो नेपाल में पीना शब्द नहीं चलता है, असम में भी नहीं चलता है, बंगाल में भी नहीं चलता है, वहां पीते नहीं है कुछ भी, हर चीज खाते हैं। पानी खानुस, दूध खानुस, सर दूध खानुस, क्या असम में जाएंगे तो मेरे मित्र हैं तो बोलेंगे भाई भैया पानी खाएंगे, अब यहाँ सुनने में हंसी आती है। तो नेपाल में पीना मतलब दारू पीना, एक ही चीज वो पीते हैं, बाकी हर चीज खाते हैं, दूध खाते हैं, पानी खाते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं पेयजल, पीने का पानी, नेपाल में बोलते हैं खाने पानी, खाने का पानी, खाने पानी। जैसे बोलेंगे खाने पानी मंत्रालय, तो मैं शुरू में समझता था खाने पानी मंत्रालय मतलब भोजन और पानी का, तो बोले नहीं पेयजल मंत्रालय, खाना मतलब। तो शरीर जो है खाने पीने से जिंदा रहता है, उसके लिए धन चाहिए। दूसरा, संबंधों में हम जीते हैं तो संबंध निर्वाह के लिए भी धन चाहिए। ये दो ही काम के लिए धन चाहिए, मेरे शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए, खाना पीना कपड़ा लत्ता घर मकान जिससे सुरक्षित भी रहे, जिंदा बनाने में सब चीज आता है, आहार भी आता है, सुरक्षा भी आता है। तो शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये निश्चित ताप पर ही जिंदा रहता है, निश्चित दाब पे जिंदा रहता है, तो इसके ताप को और दाब को मेंटेन रखना, तो ताप को मेंटेन रखने के लिए मकान होता है। प्राकृतिक जो दाब बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए आंधी आ गई, बहुत तेज दबाव बन गया हवा का, उसमें भी शरीर उड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मकान होता है। तो मकान एक्चुअली शरीर को ताप दाब से बचाने के लिए होता है। कपड़े भी शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए, लज्जा के लिए होते हैं, लज्जा निवारण के लिए होते हैं। अभी अलग बात है कि अब लज्जा कपड़ों का मुद्दा नहीं रह गया, अब तो कपड़े को देख के ही लज्जा आ जाती है कभी कभी। बड़े शहरों में करने में मुझे भी डर लग जाता है कि कौन इसके विरोध में खड़ा हो जाए। कई लोग विरोध में भी खड़े हो जाते हैं, दिल्ली में होता है। अच्छा, आप कपड़े पे कमेंट नहीं कर सकते, निजता का मामला है। तो मैं बोलता हूँ भैया कपड़े की आवश्यकता क्यों है, कपड़ा क्यों चाहिए? जब पता चल जाता कपड़ा क्यों चाहिए, तो फिर हम कपड़ा कैसा चाहिए उस पर जाते हैं। अभी हमको क्यों पता नहीं, इसलिए कैसा हमारा निश्चित नहीं हो रहा है। तो कपड़ा क्यों चाहिए? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि शरीर एक निश्चित ताप पे ही जिंदा रहता है। उससे कम होगा तो भी उसको दिक्कत खड़ी होती है, उससे ज्यादा होगा तो भी दिक्कत खड़ी होती है। और शरीर चूंकि क्या है कि शरीर मानव है, तो मानव में एक लज्जा की भावना होती है, तो लज्जा निवारण के लिए भी शरीर कपड़ा होता है। अभी अगर ये दोनों प्रयोजन उस कपड़े से सिद्ध हो रहे हैं तो कपड़ा ठीक है। अब इनमें से दोनों प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है, ताप भी मेंटेन नहीं हो रहा, लज्जा भी नहीं मेंटेन हो रही है, तो फिर आप उसको कपड़ा बोले कि ना बोले। तो ये देखना पड़ता है, थोड़ा प्रयोजन है तभी उस वस्तु को हम बता सकते हैं।
तो कपड़ा है, मकान है, ये सारी चीजें हमको शरीर को जिंदा बनाने में सुरक्षा वाला मामला। फिर भोजन है, भोजन किस लिए चाहिए? तो भोजन इसलिए चाहिए क्योंकि शरीर श्रम करता है, तो श्रम करता है तो शरीर को ऊर्जा चाहिए, श्रम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी है तो ही श्रम करेगा। और पशु पक्षियों का शरीर और मानव का शरीर एक ऐसा डिजाइन है जो कि अपने आप ऊर्जित नहीं हो सकता, जबकि ऊर्जा में ही डूबा है, लेकिन स्वतः ऊर्जित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर का ऐसा डिजाइन ही है। इसके सेल में स्वतः भोजन बनाने का कोई भी डिवाइस लगा ही नहीं है मानव के शरीर में। जैसे पेड़ पौधे के शरीर में पूरा, पेड़ पौधों में पूरा किचन उनके अंदर शरीर में ही है, पत्तियों में पूरा किचन का ही काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है। मानव के शरीर में फोटोसिंथेसिस का कोई डिवाइस लगा ही नहीं, इसलिए मानव बना के ही खाएगा, तोड़ के ही खाएगा, मतलब कहीं से खाने पे निर्भर ही रहेगा। जानवर भी ऐसा ही है, पशु पक्षी भी ऐसे ही, वो किसी पर निर्भर है। पेड़ पौधे निर्भर क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो जड़ उनका होता है, जब मिट्टी में लगे रहते हैं तो नीचे से उनको मिनरल और पानी मिलता है, ऊपर से उनको हवा और धूप मिलता है, और ये बढ़ते और फलते फूलते चले जाते हैं। तो ये क्या है? स्वतः अपना खाना बना लेते हैं, अपना सब कुछ पाल लेते हैं। तो मानव चूंकि ऐसा है कि उसको खाना देना पड़ता है, उसके शरीर को तो खाना देना पड़ता है, तो खाना को पहचानना पड़ता है, तो श्रम करता है तो उसको एनर्जी चाहिए। तो खाना क्या चीज है जो एनर्जी दे? वो खाना है। अब जो एनर्जी खत्म कर दे वो खाना है कि नहीं है देखना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है कि शरीर में रिपेयर मेंटेनेंस भी चलता रहता है, इसके अंदर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं बहुत सारी खत्म होती रहती हैं, कुछ डैमेज होती है उनका मरम्मत भी करना पड़ता है, नई कोशिकाएं बनना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको आहार चाहिए, हमारे आहार में ऐसी चीजें चाहिए जिससे शरीर को एनर्जी मिले और इसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहे, उसी को आहार बोलेंगे। अगर इससे उलट है कि शरीर को बिगाड़ रहा है, अब उसको आहार बोलेंगे ना बोलेंगे? तभी हम जो खाते हैं उसको देखना पड़ेगा, वो शरीर का पोषण कर रही है कि शरीर का शोषण कर रही है। तो शरीर का शोषण कर रही है तो उसको आहार बोलेंगे ना बोलेंगे? तो धन हमको चाहिए, धन हमको चाहिए शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए और संबंधों के निर्वाह के लिए। जैसे आप हमारे संबंधी हैं, आपके हमको आना है मिलने के लिए, मिलना भी तो संबंध का निर्वाह है। तो मिलने आना तो क्या करना पड़ेगा? आप दूर रहते हैं तो मेरे पास टैक्सी का भाड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? टैक्सी का भाड़ा चाहिए या गाड़ी चाहिए, उसमें पेट्रोल का पैसा चाहिए, ये सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई साधन चाहिए हमारे पास, तभी हम आपसे संबंध का निर्वाह। आपके घर कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कुछ और है, तो कुछ गिफ्ट वगैरह ले जाना है, नहीं ले जाना। आप किसी संकट में आ गए हैं या मैं किसी संकट में आ गया हूं, तो संबंध किस काम आता है? संकट में मदद करेगा, उसके लिए धन लगता ही लगता है। मेरा बेटा है वो भी मेरा संबंधी है, उसको पढ़ाना लिखाना है, मेरी बेटी है वो मेरा संबंधी, उसको पढ़ाना लिखाना है, धन लगेगा ही लगेगा। तो धन इसी दो काम के लिए चाहिए, शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए और संबंधों के निर्वाह के लिए। इसके लिए हम कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं। कब? श्रवण मनन करते हुए भी हम कार्य और व्यवहार करते हैं। व्यवहार से कोई उत्पादन नहीं होता है, व्यवहार हम सुख के लिए करते हैं, उत्पादन के लिए नहीं करते हैं। कार्य हम उत्पादन के लिए करते हैं, किसी न किसी सुविधा के लिए करते हैं। वस्तुएं मतलब सुविधा, कार्य हम कोई न कोई सुविधा प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन व्यवहार जो हम करते हैं वो सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं करते। अभी कुछ जगहों पे हमको लगेगा सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो फिर व्यवहार की सीमा में नहीं आएगा, वो कार्य की सीमा में ही आएगा। मानव के साथ तो व्यवहार ही होता है, शेष प्रकृति के साथ कार्य होता है, क्योंकि मानव से उत्पादन नहीं होता है। एक मानव दूसरे मानव से उत्पादन नहीं कुछ लेगा, वो मानव भी उत्पादन कराएगा तो किसी प्रकृति से ही कराएगा। जैसे मैंने खेत में काम करने के लिए आदमी रखा है, मैं खेत में काम करने के लिए सहयोगी रखा हूं, तो वो सहयोगी धान नहीं उगाएगा, वो भी प्रकृति में ही जाएगा तो धान उगाएगा। तो मेरा इस मानव के साथ व्यवहार होगा, उसमें वो उत्पादन करेगा। तो मानव के साथ तो व्यवहार ही होता है। तो श्रवण और मनन करते हुए, ये दोनों क्रिया करते हुए हम कार्य और व्यवहार करते ही है। तो कार्य और व्यवहार करते समय हमारा ध्यान किस पे रहे? तो हमारा अध्ययन चलता रहेगा। तो कार्य करते समय
नियमों पर ध्यान रहे, जो प्राकृतिक नियम है, व्यवहार करते समय न्याय पर ध्यान रहे, तो मेरा अध्ययन चलता रहेगा। क्योंकि करेंगे हम कार्य व्यवहार, इतना ही करेंगे और कुछ ज्यादा थोड़ी करना है। लेकिन एक कार्य करते समय हमको नियम ध्यान में है, प्रकृति के साथ हम कार्य कर रहे हैं तो हमको प्राकृतिक नियम पता है, उनका मैंने अध्ययन किया है, उनको मैंने समझा है कि प्रकृति में पूरकता है, प्रकृति में पूरकता है, प्रकृति में आवर्तनशीलता है, पूरा नेचर साइक्लिक है। एक चीज बनती है, विरचित होती है, फिर किसी स्तर पे आती है, फिर बनती है, विरचित, पूरा साइकिल चलता रहता है। तो प्रकृति में आवर्तनशीलता है, पूरा प्रकृति साइक्लिक है। तो मैं नियम को पहचान करके प्रकृति के साथ काम करता हूं तो मेरा अध्ययन भी चलता रहता है। मैं मानव के साथ व्यवहार करते समय न्याय को ध्यान रखता हूं, न्याय मतलब मूल्यों को ध्यान रखता हूं, तो मेरा मानव के साथ जीते हुए भी अध्ययन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कार्य व्यवहार अलग चीज है, अध्ययन अलग चीज है, फिर तो मानव कर ही नहीं पाएगा, फिर तो मानव अध्ययन कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि मानव के जीने के 4 आयाम होते हैं। कौन कौन से? कार्य, इसी को उत्पादन भी बोलते हैं। दूसरा व्यवहार, तीसरा ये व्यवसाय, इसी को बोलते हैं विचार और अनुभव। यही 4 आयाम होते हैं, इन्हीं 4 आयाम में मानव जीता है। चतुरायाम, इसको अभ्यास दर्शन पढ़ेंगे, उसमें चतुरायाम कहा है। आगे जो कार्य व्यवहार होता है, इससे विचार में कोई बदलाव आता है। कार्य व्यवहार करते हुए मेरे विचार ठीक होते हैं, इन विचारों के ठीक होने पे मेरे अनुभव की संभावना बनती है। यानी समस्त विचार अनुभव के लिए, समस्त कार्य व्यवहार विचार में परिवर्तन के लिए, विचारों में गुणात्मक बदलाव के लिए। अंत में मैं किसी रियलाइजेशन को चाहता हूं। जैसे बोलते हैं काम करते 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 बोलते हैं अब शांति मिलेगी, यानी हम क्या तलाश रहे थे? शांति, शांति तलाश रहे। कार्यक्रम हम सारा अशांति का बनाते हैं और तलाशते क्या है? शांति। जैसे हम बाहर से घूम घाम के आते हैं, पूरा बैग वैग पैक किया, तैयारी किया, टिकट बुक कराया, बाहर घूमने जाते समय बहुत उत्साह है, घूमने गया। अब जैसे ही घर, क्योंकि देखिए दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह आपका घर है, उससे ज्यादा सुरक्षित कोई है नहीं आज के वातावरण में, कम से कम। जैसे ही घर के चौखट के बाहर आप निकले, आपका भय शुरू हो जाता है। प्लेन से जा रहे हैं तो सामान बुकिंग में डाल दिया, पता नहीं सब पटक न दिए हो, वो सामान मेरा टूट में गया हो, भय हो गया। ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे, सीट के नीचे सामान डाल दिया, सामने वाली सीट पे भी आदमी ही बैठे हैं, ट्रेन में जो आएंगे जाएंगे वो भी आदमी होंगे, लेकिन हम सीट के नीचे सामान रखते हैं, हो सका तो उसको चेन से लगा करके ताला भी बंद कर देते हैं। लेकिन रात में जब जब नींद खुलती है तो झुक के सामान ही भय शुरू हो जाता है, भय शुरू हो जाता है। घर में से निकले भय शुरू हो गया। जहां जाते हैं होटल वालों के इंटेंशन पे शंका, उनके जो कर्मचारी है उनके इंटेंशन पे शंका, ठीक है। तो लॉक क्या करें, चाबी, बोलता चाबी दे के जाओ, नहीं जी मेरा कीमती सामान है, तो कीमती सामान लाकर में रख जाओ। अच्छा वो बोलते हैं नहीं सर कोई बात नहीं, आप सुरक्षा को लेकर कोई चिंता मत करिए, सामान ठीक रहेगा, फिर भी हमको अंदर से भय रहता है। तो घर के बाहर जैसे ही निकले आपका भय शुरू हो जाता है, और इसी भय में आप पूरा घूमते रहते हैं और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, जिससे कि दूसरा जले, देखो कितना मजे में है। जैसे 4 मित्रों ने बैठ करके योजना बनाई कि चलो यार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हिल एरिया में घूमने चलते हैं। तो 4 मित्रों ने बैठ करके योजना बनाया। जैसे अच्छा लगना और अच्छा होना में क्या अंतर है? अब योजना बना लिए, अब उसमें जो चौथा था उसके घर पे अनुकूलता नहीं बनी, उसकी पत्नी या लोगों ने कहा कि नहीं जाना है, ये काम है वो काम है, तुम नहीं जा सकते घूमने। अब वो गुस्से में घर रह गया, बाकी 3 घूमने निकल गए। अब जो 3 घूमने निकल गए तो जब पहाड़ में गए घूमने, तो पहाड़ में कुछ दूर गए तो लैंडस्लाइड हो गई थी। अब लैंडस्लाइडिंग में जानते हैं कि एक बार लैंडस्लाइड हो गई तो उसको साफ होने में 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। अब गर्मी का सीजन, पहाड़ पे पहुंचे भी नहीं थे, नीचे रास्ते में लैंडस्लाइड, गाड़ियां लाइन से खड़ी है। अब ये तीनों का हाल क्या है? बहुत परेशान है, खाने पीने का कितना
खत्म हो गया, तो बहुत परेशान। तभी उनको पहाड़ में एक अच्छा सा, उसी रास्ते में कहीं पहाड़ पे एक अच्छा सा सीन दिखता है, पीछे बैकग्राउंड कोई अच्छा दिखता है और छोटी छोटे वहां पर फूल वाले पौधे दिखते हैं। बोलते हैं आओ यार यहाँ फोटो खींचते हैं। तो तीनों मुस्कुराते हुए फोटो खींचते हैं और खींच करके उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब जो चौथा वहां बैठा है वो देखता है तो अपनी पत्नी को दिखाता है, देखो ये कितने मजे कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेचारे। तो हम ऐसे गए, पूरा घूमे, वहां से फोटो, अच्छा वहां भी हम जाके झगड़ा ही कर लेते हैं बहुत बार। तो सब घूम घाम के आए, जब घूम करके घर में आए और घर का दरवाजा खोले तो सूटकेस को ऐसे धक्का मार करके घर में किसी भी कोने में ऐसे धकेल देते हैं और आके सोफे बैठते हैं, बोलते हैं अब शांति। तो क्या करने गए थे, अशांति के लिए गए थे। तो चूंकि घर में कोई सुख है नहीं, तो हमको लगता बाहर मिल जाएगा, हमको लगता बाहर मिल जाएगा। तो बाहर घूमना खराब बात नहीं है, लेकिन सुख नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है। सुख तो संबंधों में ही मिलेगा। बाहर भी घूमा जाए मजे से, अगर घर में अच्छा सुख है तो बाहर का भी आप अच्छे से आनंद ले सकते हैं, बढ़िया मजा ले सकते हैं। समझ किया तो कुल मिलाकर के मानव मानव के साथ व्यवहार ही करता है और प्रकृति के साथ कार्य करता है। ये करते समय मूल्य अगर ध्यान में है तो अध्ययन भी साथ साथ चलता रहता है। तो हम समस्त जो 4 आयामों में जीते हैं उसमें चौथा आयाम ही महत्वपूर्ण है। उसी के लिए हम कार्य भी कर रहे हैं, उसी के लिए हम व्यवहार भी कर रहे हैं, उसी के लिए हम विचार भी कर रहे हैं। अंत में हमको कोई खुशी मिल जाए, अंत में हमें कोई रियलाइजेशन हो जाए, आहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके लिए कर रहे हैं। तो हमको अध्ययन, कार्य और व्यवहार के समय करना है, तभी ये मल्टीप्लाई होगा। कार्य व्यवहार छोड़ करके अध्ययन, जैसे कुछ सूचना लेने के लिए हमको ऐसे भी बैठना पड़ेगा, वैसे भी यहाँ भी आप बैठ रहे हैं तो 6 घंटे बैठ रहे हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे बैठ रहे हैं, 6 घंटे सोते होंगे, 12 घंटा, बाकी तो 12 घंटा कुछ और काम कर ही रहे हैं ना। उस समय क्या करेंगे, उस समय नहीं चलेगा कोई अध्ययन, उस समय भी चलेगा, तभी सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब जैसे मैं प्रयोग किया था, जब मैं अध्ययन करके आया था तो मैं हर महीने एक मूल्य को अपने कल्पना में लाता था, जैसे कृतज्ञता को अपनी कल्पना में लेके आया। अब मैं अपने हर कार्य व्यवहार करते समय कृतज्ञता मेरे ध्यान में है, किसी के योगदान को मैं पहचान पा रहा हूँ, मेरे समझ के लिए, मेरे सहयोग के लिए, मेरे सुविधा के लिए जो लोग भी कर रहे हैं उनके योगदान को मैं स्वीकार पा रहा हूँ, पहचान पा रहा हूँ, नहीं पहचान पा रहा। तो मुझे लगा कितनी छोटी छोटी जो चीजें हम समझते थे उनका कितना बड़ा रोल है जिंदगी में। हमारे बिल्डिंग में वॉचमैन है, तो वॉचमैन जो सुबह सुबह पानी का बटन दबा देता है, उससे पानी भर जाता है, उससे पानी भरने से मेरी जिंदगी में आसानी हो जाती है। तब पता चलता है जब एक दिन मोटर खराब हो जाता है, एक दिन सबमर्सिबल खराब हो गया और सुबह सुबह फोन किया वॉचमैन को कि जरा यार पानी तो चला दो, पानी नहीं आ रहा है। वो बोलता है सर मोटर खराब हो गई। अब हमको पता चलता है कि कितना बड़ा काम था वो। अब कुछ नहीं कर सकते ना, सुबह की सारी दिनचर्या ब्लॉक हो गई, सोच नहीं जा सकते, ब्रश नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी पूरा का पूरा पानी कहाँ से आए, इसी में सारी कल्पनाशीलता दौड़ेगी। पानी मंगाओ, कैसे मंगाओ, बॉटल का मंगाओ, ये मंगाओ, ठीक है, उसी में कल्पनाशीलता दौड़ेगी। तो एक जो छोटा सा बटन स्टार्ट करता था, उसकी हमको हमारी जिंदगी में लगता था कुछ महत्व नहीं है, लेकिन उस समय पता चलता कितना बड़ा काम वो कर रहा था। इतना बड़ा काम एक बटन दबा के पानी का, इतना बड़ा काम कर रहा था। तो पूरे महीने कृतज्ञता को चलाता रहा, उससे कृतज्ञता धीरे 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 पहचान में आती। फिर अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति कितना भाव से भर जाता हूँ कि मेरे पारिवारिक सदस्य मेरे लिए कितना करते हैं, मैं तो उस बदले में बहुत कम करता हूँ। जैसे कल आप लोग सूची बनाए होंगे कि आपको बिना पेमेंट के कितनी चीजें आज तक मिली है, बिना पेमेंट लिए आपके लिए कितने लोगों ने काम किया है, उसको लिखिए। और फिर आप बिना पेमेंट लिए आज तक कितना काम किए उसको लिखिए। तो मैंने प्रयोग किया है, मेरी वाली लिस्ट हमेशा छोटी पड़ जाती है। मैंने जो किया है वो लिस्ट छोटी पड़ जाती है, लोगों ने जो किया है वो लिस्ट लंबी हो जाती है।
इतने लोगों के योगदान से मैं जिंदा हूं, इतने लोगों के योगदान से मैं अध्ययन करा पा रहा हूं, तो याद आता है। तो हम कोई एक कंटेंट लेके अपने विचार में ही परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी जगह कार्य और व्यवहार, तो कार्य व्यवहार में उसको ले आना है, इसी को अध्ययन बोलते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अध्ययन क्या चीज है, वो पकड़ में आता है तब हम अध्ययन में लगते हैं। तो पठन जो है ये अध्ययन नहीं है, पठन तो केवल श्रवण है, लिसनिंग है, बस केवल लिसनिंग। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं दिन भर, ये लिसनिंग ही है। इसमें से जो हमको कंक्लूजन मेरे अंदर आ रहा है, वो मेरे अंदर चल रहा है, और उससे मुझे कोई सच्चाई पकड़ में आ रही है, तब कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं सही बात। तो मैं बोलता हूं मैं तो पहले दिन ही सही बात बोल रहा हूं, पहले दिन से ही मैं सही बात बोलता हूं, एक भी झूठ बोला ही नहीं आज से। लेकिन ये क्या होता है, आपका जब एकदम ध्यान ज्यादा बोलते हैं जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या चीज हो गया कि कुछ आपको बात पकड़ में आने लगी, तो आपको लगता नहीं सही है। इसी को अध्ययन करते। तो कल हम लोगों ने जीवन क्रिया के लिए कल एक थोड़ा सा क्वेश्चन दिया था कि जितने विचार आपको अपने संबंधी के प्रति आते हैं, उसमें से कितना प्रतिशत उनको बता सकते हैं। किसी ने इस पे काम किया? कोई परसेंटेज कोई निकाले, डेटा? हाँ जी। इसमें परसेंटेज तय करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तो मालूम पड़ा कि लगभग ना के बराबर परसेंटेज है जो हमको बता सकते हैं। मुस्कुराते वही बहुत बड़ी बात है। बता दिया तो क्या होगा वो भी मालूम, क्या हो सकता है उसका रिजल्ट परिणाम। इसलिए प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि एक आदमी दूसरे आदमी का विचार नहीं पढ़ सकता। नहीं तो कत्ल होते, रोज मर्डर होते, यही हो जाते, यही हो जाते। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से विधि है, तो आप निश्चिंत रहे, आपका विचार कोई नहीं जान रहा है। दूसरा एक था असाइनमेंट, ये लिस्ट कोई बना पाए? हाँ, आज का एक लिख लीजिए, मैं लिख के लाया हूँ। क्या है, मुझे भी लिखना पड़ता है, नहीं तो ध्यान में आता नहीं है। इसको आज सुबह ही लिख लीजिए, कल इस पे चर्चा करेंगे। आपकी अपनी उन्नति में किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है। उन्नति जब कह रहे हैं तो जागृति के अर्थ में कह रहे हैं, समाधान के अर्थ में कह रहे हैं। आपको अपनी उन्नति में किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न इसी में है शामिल। इसी का अगला हिस्सा है, आप किन किन लोगों की उन्नति में सहयोग कर रहे हैं। मतलब केवल इनपुट है कि कुछ आउटपुट भी है। जैसे किसी को प्रयास करके शिविर में भेज देना, ये भी उन्नति के लिए सहयोग है। इसमें पोषक जी बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? तो किसी को प्रयास करके प्रेरित करके शिविर में भेज देना, ये भी उन्नति की तरफ जाने का ही सहयोग। प्रश्न क्या है, आपकी उन्नति में किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है। एक बार सोचिए, याद करिए, उन नाम को याद करिए, और आप किन किन लोगों की उन्नति में सहयोग कर पा रहे हैं, इसका भी आप नाम लिखिए। आप देखिए आपकी उन्नति के लिए कितने लोग लगे हैं, और आप कितने लोग उन्नति के लिए लगे हैं। उन्नति मतलब जागृति के अर्थ में, समाधान के अर्थ में। क्या हम केवल बात समाधान की कर रहे हैं? कैसे, ऐसा तो नहीं हम केवल सुविधा के लिए लगे, अपने घर में भी बाहर भी। इस तरफ हमारा ध्यान जाए, उसके लिए ये चिंतन का प्रश्न है। भैया कल जो आपने क्वेश्चन दिया था, हाँ, क्या आपने किन का सहयोग किया? हाँ, बिना पेमेंट के। तो उसमें तो कृतज्ञता भाव मैंने कल आपको बताया था। कृतज्ञता भाव से मालूम पड़ता है कि इतने लोग का सहयोग लिया, प्रकृति, संबंध, आजू बाजू के लोग सबका लिया। लेकिन देने के बाद जब सोचा तो मेरे पास तो सूची बनाने के लिए कोई था ही नहीं। कुछ दिया तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है। बहुत कम दिया, बच्चे लोग को पैसे दे दिए, घर वाले को पैसे दे दिए, कोई
वही दिए, सादा कुछ ज्यादा कुछ नहीं दे सकते समाज को नहीं दिया, घर परिवार को नहीं दिया, प्रकृति को भी कुछ नहीं दिया। बढ़िया। तो मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई उपकार है तो ज्ञान ही उसके लिए उपकार है। ये ज्ञान ही नहीं था तो किसको कहते? बढ़िया, ज्ञान के लिए लगाना ये भी उपकार है। हाँ जी, जयदेव जी। उन्नति की डेफिनेशन कर रहे हैं कि जागृति की पूर्णता के अर्थ में। तो अभी हम बोल रहे हैं कि वो वॉचमैन ने स्विच दबाया तो हम जी रहे हैं, तो उसको भी जागृति के अर्थ में गिने? बिल्कुल गिने, जिंदा रहेंगे तभी अध्ययन कर पाएंगे। और वो भाव कैसे क्रिएट करे? वो थैंक यू तो वो भाव नहीं है, तो वो भाव कैसे दिखता है? बिल्कुल, जब आप संबंधों की चर्चा करेंगे अभी एक सत्र के बाद, तो उसमें जो ये साथी सहयोगी संबंध है, साथी सहयोगी संबंध है, इसको पहले बाबा जी स्वामी सेवक संबंध लिखते थे। मतलब एक जो ओनर है और जो उसने अपने यहाँ वर्कर्स रखे हुए हैं, तो ओनर को बाद में स्वामी और सेवक शब्द ठीक नहीं था, तो अभी उसको साथी सहयोगी, उन्होंने ही परिवर्तन किया, हम लोगों ने नहीं किया। साथी सहयोगी, तो जैसे हम लोग उस वॉचमैन को पे कर रहे हैं तो हम साथी हुए और वो मेरा सहयोगी हुआ, ठीक है। तो अब इसको थैंक यू बोलना, अन्य चीज करना, ये मुद्दा नहीं है। इसमें साथी जो है आप पढ़ेंगे उसको, तो साथी दायित्व पूर्वक संबंध का निर्वाह कर रहा होता है और सहयोगी कर्तव्य पूर्वक संबंध का निर्वाह कर रहा होता है। ये दो चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो साथी है वो अपने उस सहयोगी की हर चीज की, उसके परिवार के लोगों का भरण पोषण हो, शिक्षा हो, अन्य चीजें हो, इसकी चिंता करता है, यही दायित्व है। ऐसा नहीं है कि हमने उसका पेमेंट फिक्स कर दिया, उसमें तुम मरो या जियो, हमसे मतलब नहीं। अब वो बीमार पड़ गया, क्या हम पूछते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं? पता नहीं, हो सकता ना हो, तो हम बोलते नहीं हमने तो इसको तनख्वाह दिया था, नहीं बचाया तो हम क्या करें, जाए भाड़ में। ऐसा नहीं है, वो संबंध ही है। तो अगर वो बीमार पड़ा, उसके परिवार का कोई बीमार पड़ा, तो हमारा पूछना काम है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। नहीं है तो ले जाओ, तुम्हारा इलाज होना जरूरी है। अब वो हम पेमेंट में काटेंगे, क्या करेंगे, वो सब अलग मुद्दा है। लेकिन सहयोगी का मतलब इस है कि उसके प्रति हम दायित्व का निर्वहन करें, यानी उसके घर के सारा खाना पीना से लेके स्वास्थ्य इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। अपना इंश्योरेंस कराते हैं, इसका भी करा दें, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करा ही रही हैं। वो दायित्व भावना भले ही ना हो, लेकिन वो दायित्व का ही हिस्सा है। फिर अब सहयोगी क्या करेगा बदले में? कर्तव्य का निर्वहन करेगा, यानी साथी ने जितने काम बताए हैं उसको पूरी निष्ठा से वो करेगा। तो ये कर्तव्य पूर्वक प्रमाणित होगा या दायित्व पूर्वक प्रमाणित होंगे, यही पूरकता है। इसमें थैंक्स बोलना, ये चीज करना, ये कोई मुद्दा ही नहीं। कोई त्योहार आता है तो त्योहार में हम अपने लिए नए कपड़े लेकर के आते हैं, अपने लिए बाजार करते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए। क्या हम उस वॉचमैन के लिए भी बाजार कर रहे हैं? उनके भी घर के सदस्यों के लिए कुछ उपहार इस त्योहार पे देते हैं? नहीं देते हैं तो सोचना पड़ेगा, क्या हम सदस्य मान रहे हैं, क्या हम संबंधी मान रहे हैं उनको? ठीक, यही सब ग्रेटिट्यूड है। धन्यवाद बोलने से कुछ होता भी नहीं है, थैंक्स बोलने से कुछ होता भी नहीं। दायित्व पूर्वक उस संबंध का निर्वाह करना, ये साथी का कर्तव्य है। बदले में जो सहयोगी है वो कर्तव्य पूर्वक उसको निर्वाह कर रहा है, निष्ठा उसमें बनाए हुआ है। वो काम पे कटौती नहीं करता, काम में चोरी नहीं करता। अगर वो कर रहा है यानी कर्तव्य का निर्वाह वो नहीं कर रहा है। और साथी अगर अपने सहयोगी के, उसके और उसके परिवार के भरण पोषण, क्योंकि वो तो समय आपके पास दे रहा है, तो समय आपके पास दे रहा है, तो उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? साथी की है। उसके परिवार में कोई बीमार पड़ा तो उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है। उसको घर हो जाए, मकान हो जाए, उसके पास भी हो जाए, ये जिम्मेदारी मेरी है। मतलब मैं बना के दे दूंगा जरूरी नहीं है। उसका अकाउंट खुलवा देना, कुछ तुम बचत करते रहो, आगे तुमको पढ़ाना भी है बच्चों को, ये सब पूछना
बात करना, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, चलते फिरते उनके बच्चों की कॉपियां देख लेना, क्या लिखे हो जरा ले आओ। इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ये सब दायित्व का हिस्सा, ये कर रहे हैं तो हम कृतज्ञ हैं, नहीं तो हम कृतज्ञ नहीं। फिर थैंक्स बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ पहुंचता ही नहीं थैंक्स बोलने से। हाँ जी, एक क्लैरिटी चाहिए थी मेरे को कि साक्षात्कार होना, बस थोड़ा सा साक्षात्कार होना और समाधिस्थ होना, ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि एक ही बात है या इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, समाधि की सूचना मध्यस्थ दर्शन में कहीं नहीं है, किसको समाधि बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए पतंजलि योग सूत्र या और बहुत सारे तरीके वहां उसकी सूचना है कि समाधि कहते किसको। बस इतना केवल बाबा जी ने बताया कि समाधि में इच्छा विचार आशा चुप हो जाती है, इच्छा विचार आशा चुप हो जाती है, यानी चित्र सारे गायब हो जाते हैं, तो कुछ भी रहता ही नहीं है। साक्षात्कार में हम गायब नहीं होना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं निरंतर वस्तुओं पे ध्यान अब जाने लगा है, अध्ययन की शुरुआत हो गई, ठीक है। यानी निरर्थकताएं अब समीक्षा में जा रही है, अनावश्यक अब हमारे पास टिकता नहीं। जैसे हमको हमारे चित्रण में क्यों लगता भरा हुआ है, क्योंकि अनावश्यक चीजें भी हम भरे हुए हैं। अब अनावश्यक से तो ही कल यहाँ पर आया था कि साक्षात्कार का मतलब है जीव चेतना से छूटने का मन करता है और मानव चेतना को पाने का मन करता है। अभी जीव चेतना छूटी भी नहीं है, मानव चेतना को पाए भी नहीं है, लेकिन जीव चेतना से छूटने का मन करता है, मानव चेतना से पाने का मन करता है। जितना जितना मानव चेतना को पाने का मन करता है, उतना उतना हम अध्ययन में जाते हैं। इसका मतलब है कि धीरे से हमारा साक्षात्कार शुरू होने वाला है। जी, तो यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि मानव बाई डिफॉल्ट 4.5 क्रिया संपन्न है और केवल आधी क्रिया दूर है साक्षात्कार के लिए, जिसके लिए हमको न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि को विकसित करना है। तो आदरणीय नागराजन जी ने बिना इस ज्ञान के वो 10 क्रिया संपन्न हुए, और हमारे लिए तो ये ज्ञान उपलब्ध है इतने समय से, तो उसके बावजूद भी हम क्यों आधा क्रिया भी आगे विकसित नहीं कर पाए? तो इसका क्या कारण है और क्या निवारण है? बहुत बढ़िया। वही है कि सफलता और असफलता के बीच में 3 फीट का अंतर है। आपने कहानी सुने है ना? नहीं। एक बार कहीं पर किसी भूगर्भ शास्त्री ने बताया कि यहाँ जमीन के नीचे सोना है, काफी ज्यादा सोना है। तो उसको उसमें एक व्यापारी ने खरीद लिया उस जमीन को और वो खुदाई शुरू कराने लगा। खुदाई करते 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 पसीना बहाते, मशीन मतलब करते 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 इतना थक गया, फिर भूगर्भ शास्त्री को बुला के डांटने लगा, बोला तुम बहुत फालतू आदमी हो, तुमने हमने, हाँ जी भैया आप ही के लिए सुना रखा है, तो तुम बहुत फालतू आदमी हो, तुम झूठ बोल के चले गए, इतना मैं खुदाई करा दिया क्या इसमें सोना ही नहीं आ रहा है, तुम बहुत मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। बोला अच्छा नहीं मिल रहा? बोले नहीं। बोले कोशिश करें? बोले सब करके देख लिया यार, तुम कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो, फर्जी भूगर्भ शास्त्री तो नहीं हो तुम। मैं इतना खुदाई करा लिया, दिन रात लगा दिया, लेबर लगा दिया, जेसीबी लगा दिया, क्या क्या कर दिया, कुछ मिल नहीं रहा है, तुम बोले सोना मिलेगा। तो बोलता ठीक है, तो ये जमीन हमें दे दीजिए। कितने में देंगे? बोला तुम फ्री में ले जाओ। बोला लिख के दीजिए। बोले लिख के दे दिए, ले जाओ फ्री में। लिख के दे दिया और मात्र 3 फीट खोदा, उसके बाद और सोना मिल गया। तो हम 4.5 क्रिया में इतना थक जाते हैं कि आधे की जंप लगाने में हमको कई शरीर यात्रा लग जाती है। अभी भी वही कर रहे हैं, हम 4.5 में इतना थक रहे हैं, 4.5 में इतना थक रहे हैं, आधे की जंप हमारे लिए वही अंतर खड़ा कर देगा। हमको अभी भी 4.5 ही महत्वपूर्ण लगता है, बात कितना भी करे अंत में 4.5 ही महत्वपूर्ण लगता है। 4.5 में हम थकते हैं, तो 4.5 में हम इतना ज्यादा थकते हैं कि वो आधा नहीं, वो पूरा पहाड़ जैसा लगता है।
इसलिए ऐसा हो रहा है। 4.5 छूटता नहीं है, 4.5 में हमको अच्छा लगता है, अभी हमको 4.5 में ही सुख की संभावना लगती है। 4.5 में हम इतना अपना मेहनत करते हैं, दिन रात लगाते हैं, थकते रहते हैं, इसलिए आधे में जंप नहीं लगा पा रहे। इसीलिए जब बाबा जी उस दिन चर्चा किए थे कि जब पूछे कि कितने साल में अनुभव हो जाएगा, तो बाबा जी ने कहा 5 साल में। बोले अरे इतने लोग तो 20-20 साल से लगे, 25-25 साल से। तब फिर वो सुरेंद्र जी बोले, मैंने प्रश्न को बदला कि वो 5 साल का जीरो कहां से शुरू होगा। बोले जिस दिन आपकी अनुभव प्राथमिकता हो जाएगी उस दिन वो जीरो शुरू होगा। हमारी अनुभव प्राथमिकता ही नहीं बनती। जैसे हम लोग जाते थे, अमरकंटक बाबा जी से कहते थे, बाबा जी यहाँ आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, या छोटी जाते थे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है और मन करता है यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। लेकिन जब घर जाते हैं तो फिर ध्यान ही नहीं रहता और हम बाद में याद आता नहीं ये भी करने की चीज है। तो बोले तो होगा ही। यहाँ आप रहते हैं तो 80% इसी को सोचते हैं, जब घर चले जाते हैं तो इसको 5% भी नहीं सोचते। तो जो चीज सोचेंगे ही नहीं उसमें उपलब्धि कहाँ होगी। तो जैसे ही हम इस सभा को छोड़ते हैं उसके बाद हमारे कल्पना में क्या रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। जब ये कंटेंट कल्पना में ज्यादा देर तक रहने लग जाएगा तब उपलब्धि होगी। क्योंकि समय और श्रम दो ही चीज आदमी लगाता है, तीसरा कुछ है नहीं। श्रम करेगा कुछ समय तक करेगा, जिस दिशा में करेंगे उस दिशा में उपलब्धि होगी। अभी ये श्रम कल्पना में करना है तो मेरी कल्पना में कितना देर रहता है, जितना देर रहेगा उतना उपलब्धि होगी। है ही नहीं है तो उपलब्धि कहां से होगी। थोड़ी देर रहेगा थोड़ी उपलब्धि होगी। तो अभी जब धीरे धीरे कल्पना में अनुभव ही एकमात्र लक्ष्य रह गया, अब उसके लिए ही खाना पीना है। जैसे उसने पानी दबाया, पानी चलाया, उससे मेरे शरीर को आराम मिला, तब मैं अध्ययन कर पाऊंगा। अब उसने पानी नहीं चलाया और पानी टंकी में नहीं आई, मेरे शरीर को ही दिक्कत होने लगी, मैं क्या अध्ययन करूंगा। मेरा तो ध्यान इसी जा रहा, पानी कहां से लाएं, कैसे लाएं, कहां है पानी, ठीक है, कैसे सुबह की दिनचर्या ठीक हो। अब तो उसमें चले गए, कल्पना में तो सब वो आ गया। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, तो हर चीज तो क्या होगा कि अगर हमको अनुभव प्राथमिकता हो गया तो हमारी सारा जो सजेगा, खाना पीना, चलना, घूमना, टहलना, यात्रा करना, ये सब उस डायरेक्शन में सज जाएगा। पहले प्राथमिकता तो हो जाए, तो सारा पुरुषार्थ उसी आधे के लिए, क्योंकि हमारी न्याय धर्म सत्य की दृष्टि हो जाए, यही मुद्दा है। और न्याय जब होगा तो पूरा होगा। अभी बहुत से लोग बोलते हैं नहीं जी मेरा ध्यान तो न्याय पे चला गया है और मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के योगदान को पहचान पाता हूं। कहां पहचान पाता हूं? परिवार में। कहां पहचान पाता हूं? तो न्याय अपना पराया की सीमा में नहीं होता, न्याय न्याय होता है। अभी न्याय भी हम बोलते हैं हमारी न्याय की दृष्टि हो रही है, कहां? अपने परिवार में, बाहर नहीं हो रही। अब बाहर न्याय की दृष्टि नहीं है तो उसका दुख हमको होने वाला है। तो न्याय अपना पराया सीमा के बाहर है, धर्म अपना पराया सीमा के बाहर है, सत्य अपना पराया सीमा के बाहर है। तो ये थोड़ा कठिन काम है आधा काम, लेकिन थोड़ा कठिन काम। इसलिए हमको बार बार ध्यान देना पड़ता है, बार बार। अभी हम प्रयास पूर्वक ध्यान ले जाते हैं, अभ्यास पूर्वक प्रयास पूर्वक हम ध्यान ले जाते हैं, ध्यान तो हमारा भटक ही जाता है ना। हम कब बेहोश हो जाए पता नहीं चलता। हमारे 4-6 आवेश बताए गए हैं, शास्त्रों में भी 6 आवेश बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, लोभ यानी लालच, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 आवेश बताए गए हैं। मैं इन्हीं में से किसी न किसी आवेश में रहता हूं, या 6 के साथ रहता हूं या 2-3 के साथ रहता हूं, मैं हरदम आवेश में रहता हूं। तो कब मैं बेहोश हो गया पता नहीं, कब काम का आवेश हमारे पे हावी हो गया, कब क्रोध का आवेश हावी हो गया, कब हमको लालच का आवेश हावी हो गया, कब मोह हावी हो गया। मोह का मतलब व्यक्ति से सुखी होने का ही और कुछ संबंधों का ही अधिमूल्यन कर लेना, इसी को मोह बोलते हैं। कुछ ही संबंधों का अधिमूल्यन कर लेना। आपके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। तो प्रेम कोई सड़क छाप चीज नहीं है।
अगर सड़क छाप रहेगी तो उसका गाना भी सड़क छाप बनेगा कि कोई तो मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही। अब झूठा है तो उसको प्यार कैसे करें? तो ये प्यार नहीं है कि आपके बिना मैं जी नहीं सकता, आपके बिना मैं जी नहीं सकती। ये प्यार नहीं है, ये मोह है। तो हम किसी न किसी आवेश में ही रहते हैं, मद में रहते हैं, रूप का, पद का, धन का, बल का मद हो जाता है। क्रोध आ जाता है, ये सब आवेश है। तो हम अक्सर किसी न किसी आवेश में आ जाते हैं। आते हैं तो मतलब व्यवहार में आता हो जरूरी नहीं, अंदर क्या चल रहा है, अंदर तो कोई आवेश चल रहा है। तो हम जब स्वभाव में है ही नहीं है, आवेश में है, तो उपलब्धि नहीं होती, इसीलिए वो आधा जंप हम नहीं कर पा रहे। तो 4.5 क्रिया में इतना थक गया, जैसे आप देखते होंगे कि कोई आपको कोई दीवार पे चढ़ने को कहा जाए, किसी चीज को पकड़ के, और दीवार ऊंची है, आप चढ़ते 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 एकदम से थोड़ी दूर रह गई है, लेकिन आप इतने, कभी कभी वीडियो में इसका दिखाता है, इतने थक गए हैं, इतने थक गए हैं, इतने थक गए हैं कि अब आपसे हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल ही। अब वो आप 40 फुट चढ़ गए हैं और 1 फीट आप नहीं जा पाते, अंत में हार मान के नीचे आते हैं या बोलते भैया मुझे पकड़ो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। यही हाल है। 4.5 क्रिया में हम इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं, वो आधा हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है, इसीलिए हम जंप नहीं लगा पाते। कितना समय देते हैं हम अध्ययन के लिए, फिर मैं अकेले कर नहीं पाता, परिवार को शामिल करना पड़ता है, परिवार सहित यात्रा चलती है। अब मुझे लगता मैं अकेले कर लूंगा, अकेले करने से नई समस्या शुरू होती है। एक फिजिक्स में पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पोल का पोटेंशियल यहां तक है, दूसरे पोल का पोटेंशियल यहां तक है। जैसे एक बर्तन में पानी यहां तक भरा हुआ है और एक बर्तन में पानी यहां तक भरा हुआ है, और इन दोनों बर्तन को नीचे से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? पानी इधर से उधर की तरफ जाएगा। कब तक? जब तक कि दोनों किसी लेवल पे बराबर नहीं हो जाएंगे, तब तक ये बहेगा। इसी को करंट बोलते हैं। तो फिजिक्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं ना, वोल्टेज 250 है, हाई वोल्टेज है, तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं। एक पोल में इतना, एक पोल में इतना, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब ये डिफरेंस हमेशा बनाए रखना पड़ता है, तभी करंट फ्लो होती है। जब डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट नहीं फ्लो होगी। इसीलिए ग्रिड की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना, जिससे कि करंट फ्लो होती है। तब परिवार में मैं अपनी ऊर्जा लगाया और अपने अध्ययन को लगाते लगाते मैं अपना पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं, और मेरे परिवार के सदस्य का पोटेंशियल नहीं बढ़ा रहा हूं, और हम दोनों कनेक्ट हैं, तो करंट बहेगा और झटका लगेगा। झटका लगेगा, फिर लगेगा अरे क्यों हो नहीं रहा, मैं तो इतना मन लगा रहा हूं, मैं तो इतना लग रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं। तो मैं अपने पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, अपने साथी को, अपने परिवारी सदस्य को मैं पोटेंशियल उसी पर रखा हूं, और कनेक्ट हम दोनों हैं, तो झटका तो लगेगा। इसमें भी हमारी गति नहीं बन पाएगी। इसलिए जब भी चलता है तो परिवार, ये दर्शन ऐसा है, ये दर्शन ऐसा है जो परिवार को प्रधान रूप से लेके चलने वाला दर्शन। परिवार प्रधान है, परिवार ही व्यवस्था की। जैसे परमाणु में, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इसके परिवेश में अंश घूमते रहते हैं। अंश को आप फ्री स्टेट में नहीं पा सकते। किसी भी पार्टिकल को परमाणु के अंदर जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको आप फ्री नहीं पा सकते। ये मिलेंगे तो एक व्यवस्था के रूप में मिलेंगे, परमाणु के रूप में ही मिलेंगे, एटम के रूप में ही मिलेंगे। इसीलिए गठनशीलता में या भौतिक जगत में जो सबसे छोटी व्यवस्था है वो परमाणु है, क्योंकि उसी का अध्ययन आप कर पाएंगे, वो व्यवस्था है। वैसे ही मानव के रूप में परिवार ही व्यवस्था की मूल इकाई। मानव अकेले में व्यवस्था नहीं है, इंडिविजुअल मानव स्वयं में व्यवस्था नहीं है, मानव परिवार में ही व्यवस्था है, परिवार सहित ही व्यवस्था है।
व्यवस्था की मूल इकाई, जैसे भौतिक जगत में व्यवस्था की मूल इकाई परमाणु है, वैसे ही मानव जगत में व्यवस्था की मूल इकाई परिवार है। परिवार मल्टीप्लाई होगा, मानव मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसीलिए जितने भी लोग अपने को समझदार संपन्न घोषित किए, जिनको भी हम महापुरुष कहते हैं, वो परिवार में जो कि प्रमाण नहीं आया, परिवार के साथ नहीं चल पाए, इसलिए आगे उसकी परंपरा भी नहीं बन पाई, आगे परंपरा नहीं बन पाए। फिर उसी महापुरुष का आज तक हम फोटो लगा करके और उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? आगे कोई आया नहीं दूसरा। बुद्ध ने कहा कि मुझसे पहले हजारों बुद्ध हुए, लाखों बुद्ध हुए, मेरे बाद भी बहुत सारे होंगे, प्रमाण नहीं आया, दूसरा कोई नहीं घोषित किया। तो परिवार ही व्यवस्था की मूल इकाई है, परिवार का ही वैभव समाज में फैलता है। तो परिवार, अगर हमारा परिवार सहित काम को कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ही एक व्यवस्था दिखेगी। मानव स्वयं में व्यवस्था के रूप में नहीं दिखता, क्योंकि मानव प्रमाणित परिवार में ही होता है। और परिवार में प्रमाणित कौन करेगा? जिसकी मूल्यांकन कौन करेगा? 8वीं की कॉपी कौन चेक कर सकता है? जो कम से कम 10वीं पास हो। 8वीं की कॉपी 5th पास तो नहीं चेक कर सकता ना। तो मैं समझदार हो गया हूं, इसको कौन जांचेगा? जो हमसे ज्यादा समझदार हो। तो मैं परिवार में प्रमाणित कब होऊंगा? जब मूल्यांकन करने वाले परिवार में होंगे, वो भी अध्ययन संपन्न होंगे, तभी तो प्रमाणित होगा। इसलिए पूरा का पूरा एक परिवार का कार्यक्रम, परिवार सहित चलने का, परिवार सहित आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। मात्सर्य एक आवेश होता है जिसमें एकदम अंतिम ये स्थिति है, मार देना और मर जाना, ये मात्सर्य आवेश कहलाता है। जैसे कोई सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड करना इतना आसान काम नहीं है, सामान्य आवेश नहीं है ये। भाई एक शरीर में अगर पिन चुभ गई तो हम चिल्लाते हैं, लोगों को बताते हैं यार बड़ी पिन चुभ गई, बहुत देर तक उसको चलाते, और आदमी अपने को पंखे में टांग दिया, सीधे रेलवे लाइन पे जाके सो गया, जहर खा लिया। ये आसान काम नहीं है। ये मात्सर्य नाम का, बहुत आवेश में आ गया। तो जो क्रोध होता है, यही बढ़ते 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 अवसाद में जाता है, और अवसाद की जो बिल्कुल अंतिम स्थिति है वो मात्सर्य आवेश की। उसमें किसी दूसरे को भी मार देता है। दूसरे को भी मारना आसान नहीं है, इतना आसानी से कोई दूसरे को नहीं मार सकता, बहुत आवेश होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि जो लोग ये पेशेवर किलर होते हैं, हैवी ड्रिंक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब मारते हैं किसी को, क्योंकि किसी को मारना भी इतना आसान नहीं है, आवेश होना चाहिए। उस आवेश को मात्सर्य बोल रहे हैं जी। श्रवण मनन में कार्य व्यवहार करना होता है, तो निधि ध्यासन में नहीं करना होता है। निधि ध्यासन में मतलब निधि ध्यासन परिणाम है ना, श्रवण मनन प्रक्रिया है, निधि ध्यासन परिणाम है। इस श्रवण मनन में जो कुछ भी हमको सच्चाई दिख रही है उनको पच जा रही है, यही है, हाँ यही है, उसको निधि ध्यासन बोल रहे हैं। श्रवण मनन पूर्वक सच्चाई पकड़ में आ जाना, जैसे आप अध्ययन प्रक्रिया देखते होंगे, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, वस्तु पकड़ में आ जाना, ये निधि ध्यासन। उसके बाद भी हम बने ही रहते हैं ना, फिर सारा कार्य व्यवहार हम कर ही रहे हैं, वो सच्चाई हमको पकड़ जाएगी, तब भी हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन निधि ध्यासन रिजल्ट है। जैसे साक्षात्कार अपने आप में रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट बोध ही है। साक्षात्कार उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि बोध ही है। तो साक्षात्कार शुरू हो जाना ये बड़ी बात है, लेकिन साक्षात्कार उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि बोध ही है। साक्षात्कार पूर्वक सच्चाई को पहचानते हैं, स्वीकृत हुआ, सच्चाई को पहचाना ज्ञान गोचर विधि से, स्वीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ, ऐसा करते करते मुझे सारा नियम और न्याय स्वीकृत हो गया, बोले बोध हो गया। तो बोध उपलब्धि है, उसके कारण ही अनुभव होता है। हाँ जी, तो हम लोग कल यहाँ तक कर लिए थे, इसका आप लोगों ने रिवीजन भी काफी कर लिया। तो बोध, संकल्प, रिदम्भरा, अनुभव, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इतनी क्रिया, अब ये 10 क्रिया हो गई। तो 10 क्रिया में अभी ये जो है, ये इतना, इसको बोलते हैं 4.5 क्रिया, और इसी को बोलते हैं
जीव चेतना। 4.5 क्रिया को बोलते हैं जीव चेतना, और जो ऊपर वाला है ग्रीन लाइन, इसको बोलते हैं 5.5 क्रिया, इसको बोलते हैं मानव चेतना। तो जीव चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन ही शिक्षा की उपलब्धि है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अब जो जीवन क्रिया को देखेंगे तो जो इधर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, इसको बल कहा गया है, और ये बल अक्षय है, खत्म नहीं होता, ये अक्षय बल है। उसी तरह से जो प्रमाण, भरा, इच्छा, विचार, आशा है, इसको शक्ति कहा गया है, अक्षय शक्ति। ये अपने में पहचान में नहीं आता, पहचान में क्रिया ही आएगी। अक्षय बल, अक्षय शक्ति ये नामकरण है क्रिया का, हमको पहचान में क्रिया ही आएगी, स्थिति क्रिया और गति क्रिया। मेरे में आस्वादन होता है, मैं चयन करता हूँ, मेरे में तुलन चलता है, मैं विश्लेषण उसके आधार पर करता हूँ, मेरे में साक्षात्कार हो जाए, उसका परिणाम मेरे में चित्रण होता ही रहता है, लेकिन वो चित्रण साक्षात्कार पूर्वक हो जाए तो चित्रण को मैं भी पहचान पाता हूँ। धीरे से अध्ययन प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए मैं साक्षात्कार को भी पहचान पाता हूँ। तो इनको बोला ये क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं हैं। तो जीवन क्रियाएं ये 10 है, ये 10 जीवन क्रियाएं। तो क्रियाएं कितनी है? 10। अभी हम कितने में जीते हैं? कितना % हुआ? 45। तो 45% को आजकल तो फेल मानते हैं, हमारे जमाने में इसको 3rd डिवीजन मानते थे। 45% 3rd डिवीजन है, मतलब 45 से थोड़ा नीचे है तो 3rd डिवीजन है। 45 से लेकर के और 59 तक, 59.9 तक 2nd डिवीजन, 60% में 1st डिवीजन। तो मेरा तो 10th से लेके आज तक 1st डिवीजन आया है। मैं बहुत कोशिश करता था 1st डिवीजन लाने का, क्योंकि मैं इधर उधर के काम में बहुत लगा रहता था, कोई सामाजिक काम में लगा रहता था, कोई धार्मिक काम में, कोई और चीज में बहुत लगा रहता था। तो पिताजी मेरे पुलिस में थे, जब आते थे तो कभी कभी मैं घर पे 2-2 घंटा, वो आ गया, मैं 2 घंटा घर पे आया नहीं, तो माता जी पे बिगड़ते थे, कहते थे कि ये तो बिगड़ जाएगा। और उस समय जो है कौन थे, अच्छा ऐसा पढ़ते पढ़ते फिर नौकरी हमारी लगी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो पिताजी हमारे बोलते थे 2 ही आदमी बिजी हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक ये, एक उनके पास टाइम नहीं, एक इनके पास टाइम नहीं, तुम्हारा सब पढ़ाई चौपट हो जाएगा। तो मैं जानता था, मैं क्या तरीका निकाला, इनको पढ़ाई में नंबर से ही मतलब है। पढ़ाई से मतलब क्या है? नंबर। तो मैं नंबर बढ़िया लाता था। नंबर में बढ़िया ले आता था, बढ़िया मतलब 1st डिवीजन। उस समय परसेंटेज कोई नहीं देखता था, आप 80 पाए, 90, 80-90 तो कोई पाता ही नहीं था हमारे जमाने में। 70-75 तक जाते जाते सांसें निकल जाती थी, उसके आगे टीचर नंबर देते ही नहीं थे। तो 1st डिवीजन आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं हमेशा 1st डिवीजन लेके आता था, पिताजी खुश हो जाते थे रिजल्ट के समय। अब मुझे यही चाहिए था, तो मैं डिवीजन अपना मेंटेन रखता था। डिस्टिंक्शन, हाँ डिस्टिंक्शन मुझे इंटर में जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मिला था, और अभी भी मिला ना। हिंदी इंग्लिश में कम हो गया। मास्टर्स इन एजुकेशन अभी आपने किया, ये अभी किया, उसमें ही 72% मिल गया। तो कुल मिलाकर के नंबर में ले आता था, इसी में नंबर में फेल था। जब ये किया तो पता चला 45%, वो भी 45 भी पूरा नहीं है, उसमें भी ज्यादातर हम आस्वादन चयन में जी पा रहे हैं। आस्वादन भी केवल रुचि मूलक हो रहा है, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक का पता नहीं है। तो मुझे तो लगा कि मैं तो यहाँ बहुत खराब स्थिति हमारी है पढ़ाई में, मैं हमेशा 1st डिवीजन लाया था। भैया ये अक्षय बल और अक्षय शक्ति में क्या डिफरेंस है? उसको बल और क्यों बोला उसको? चाय पी के थोड़ा बल ले ले, फिर इस पे चर्चा करें।